हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मृति में। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में मैं आप लोगों को मुख्य परीक्षा के लिए भूगोल विषय से एक प्रश्न का उत्तर कराने वाली हूँ। ये उन सारे स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल हो जाएगा जो जेपीएससी की, बीपीएससी की और अन्य स्टेट पीसीएस की तैयारियों में लगे हैं। इस प्रश्न को मैंने जेपीएससी के मुख्य परीक्षा के सिलेबस से लिया है। अगर सिलेबस की अगर बात की जाए तो देखिए, भूगोल विषय में वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत से प्रश्न पूछा जाना है। और जो प्रश्न मैंने आज लिया है वो प्रश्न है, वैगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की समीक्षात्मक व्याख्या कीजिए। और ये प्रश्न जो है ये 40 अंक का है, इसलिए शब्द संख्या 700 से 800 होनी चाहिए। इसके मैंने उत्तर जब लिखे हैं तो इसके 3 भाग मैंने किए हैं। एक पहला भाग जो है वो भूमिका का है, दूसरा भाग जो है वो है मुख्य भाग, और तीसरा भाग जो है वो है निष्कर्ष का। स्रोत जो मैंने यूज़ किया है वो स्रोत है एनसीईआरटी की बुक 11 के लिए आती है। ये बुक देखिए, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, ये कक्षा 11 की पाठ्य पुस्तक है। इसका मैंने हेल्प लिया है। और एक और किताब जो है जिसका मैंने हेल्प लिया है वो है, देखिए, डॉक्टर सविंदर सिंह का भौतिक भूगोल। ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अगर आपके पास माजिद हुसैन का भी भौतिक भूगोल है तो ये भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है। और यहाँ से मैंने जो आंसर किया है वो डॉक्टर सविंदर सिंह के भौतिक भूगोल से इसका उत्तर लिखा है। और एनसीईआरटी के बुक का भी मैंने हेल्प लिया है आंसर राइट करने में। और बहुत सारे मेरे ऐसे मित्र थे जो पूछते हैं कि जो पेपर्स होते हैं वो किस तरीके से आते हैं मुख्य परीक्षा में जेपीएससी के। तो पेपर जो आपको मिलेंगे वो लाइंस वाले होंगे, उसमें वो रूलिंग वाला जो पेपर होता है वो होगा, ऐसा पेपर नहीं मिलेगा। ये मैं अपने सुविधा के हिसाब से मैं यूज़ करती हूँ। पेन जो यूज़ करना है आपको, ब्लैक और ब्लू पेन आप यूज़ कर सकते हैं। बॉल पेन होना चाहिए। और जब आप डायग्राम बनाएंगे या फिर आपको कहीं कुछ डायग्राम में ही अगर कुछ हाईलाइट करना है या कलर करना है तो इसके लिए आप इस तरीके के पेंसिल जो हैं, कलरफुल पेंसिल, इसका आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसका यूज़ आप केवल डायग्राम में ही करेंगे। अगर कहीं कोई अंडरलाइन भी करना है तो उसके लिए आपको बॉल पेन का ही यूज़ करना है। डायग्राम में आप उस तरीके के पेंसिल को यूज़ कर सकते हैं। अब जानते हैं हम लोग इस प्रश्न की भूमिका के बारे में। भूमिका में मैंने जो बताया है वो है थोड़ा वैगनर के बारे में बताया है, और इस सिद्धांत का किस तरीके से इन्होंने परिकल्पना की इसके बारे में भी मैंने आपको बताया भूमिका में। फिर जब मुख्य भाग आता है उसमें मैंने सिद्धांत के बारे में बताया है, क्योंकि इसी सिद्धांत की समीक्षात्मक व्याख्या करनी है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में मैंने बताया है, और इसके डायग्राम को भी मैंने बताया है। डायग्राम में ही मैंने थोड़े कलर भी यूज़ किए हैं। डायग्राम मैंने बताया। फिर उसके बाद जो मुख्य भाग में ही मैंने कुछ इसके पक्ष में और कुछ इसके विपक्ष में भी मैंने वर्णन किया है। और अंत भाग जो है वो है निष्कर्ष का। ज़्यादातर जो मैंने भाग किए हैं मुख्य भाग में वो है पक्ष के बारे में, और विपक्ष में मैंने थोड़ा सा कुछ लाइन जो है वो मेंशन किया है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसकी भूमिका को। भूमिका में मैंने सबसे पहले वैगनर के बारे में बताया है कि प्रोफेसर अल्फ्रेड वैगनर जर्मनी के एक प्रसिद्ध जलवायुवेत्ता तथा भूगर्भ शास्त्रवेत्ता थे। माफ़ कीजिएगा, भूशास्त्रवेत्ता थे। प्राचीन काल में जलवायु संबंधित परिवर्तन को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने विश्व के समस्त महाद्वीपों का गहन अध्ययन किया। इस अध्ययन में उन्होंने महाद्वीपों के बीच में आश्चर्यजनक समानता देखी। अतः महासागरों की तली तथा महाद्वीपों की स्थिरता की प्रचलित अवधारणा को गलत प्रमाणित करने के लिए वैगनर ने प्रतिस्थापन परिकल्पना का प्रतिपादन किया। अब हम लोग थोड़ा आसान शब्दों में इसको जानें तो देखिए, जो प्रोफेसर अल्फ्रेड वैगनर जो हैं थे ये जर्मनी के थे, और ये एक जलवायुवेत्ता और भूशास्त्रवेत्ता थे। जब ये प्राचीन काल में जलवायु से संबंधित परिवर्तनों को स्पष्ट करने में लगे हुए थे तो इन्होंने एक काफ़ी आश्चर्यजनक समानता पाई जब इन्होंने महाद्वीपों का अध्ययन करना शुरू किया। और वो भी अध्ययन किस लिए कर रहे थे, तो वो जलवायु परिवर्तन जो हो रहे थे उसको स्पष्ट करने के लिए वो महाद्वीपों का अध्ययन कर रहे थे। और इसी में उनको एक आश्चर्यजनक बात का पता चला, उन्होंने काफ़ी समानता देखी। और उस समय में जो महासागरों और महाद्वीपों की स्थिरता का जो अवधारणा प्रचलित था, तो इस अवधारणा को वो गलत प्रमाणित करने के लिए एक परिकल्पना का प्रतिपादन किया। वो परिकल्पना था प्रतिस्थापना परिकल्पना। तो इसका प्रतिपादन किया। अब जो सिद्धांत इन्होंने दिया वो सिद्धांत है, अब हम लोग इसके बारे में जाने। अब हम लोग मुख्य भाग की तरफ आते हैं।
वेगनर का यह मानना था कि कार्बोनिफेरस युग में समस्त स्थल भाग एक स्थल भाग के रूप में संलग्न था। कार्बोनिफेरस युग था, उस समय में जितना भी स्थल भाग अभी है, ये सभी स्थल भाग एक ही स्थल भाग हुआ करता था। ये वेगनर का मानना है और इन्होंने अपने सिद्धांत में ये कहा है। इस स्थल पिंड का नाम पेंजिया किया गया है। इस पर छोटे छोटे आंतरिक सागरों का विस्तार था। पेंजिया के चारों ओर एक विशाल जल भाग था, जिसका नामकरण वेगनर ने पैंथालासा किया है। जो विशाल भाग था, जल भाग था, उसका नाम पैंथालासा था और जो स्थल भाग था उसको पेंजिया का नाम दिया गया है। पेंजिया का उत्तरी भाग लॉरेशिया तथा दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड को प्रदर्शित करता है। पेंजिया का जो उत्तरी भाग है वो लॉरेशिया को और जो दक्षिणी भाग है वो गोंडवाना लैंड को प्रदर्शित करता है। आगे चल करके पेंजिया का विभाजन हुआ तथा स्थल भाग से एक दूसरे से अलग हो गए। जो स्थल भाग थे वो अब एक दूसरे से अलग हो गए। यह विभाजन दो दिशाओं में प्रवाह के रूप में हुआ। दो दिशा में इसका प्रवाह हुआ। कौन कौन सा दिशा था? तो एक था उत्तर की तरफ और दूसरा था पश्चिम की तरफ। यह विभाजन दो दिशाओं में हुआ। उत्तर की ओर प्रवाह या भूमध्य रेखा की ओर प्रवाह गुरुत्व बल तथा प्लवनशीलता बल के द्वारा हुआ। जो दो भाग बना, तो जो भाग उत्तर की ओर या भूमध्य सागर की ओर जो भाग बना, तो उस भाग को बनने में जो बल लगा वो बल था गुरुत्व बल तथा प्लवनशीलता का बल। जबकि जो पश्चिम का जो भाग बना, उस भाग को बनने में जो बल लगा वो था सूर्य तथा चंद्रमा के ज्वारीय बल के कारण। ये माना गया कि इन दोनों भाग जो थे वो अलग हुए। जो उत्तर का भाग था उस पर कौन सा बल लगा था? तो गुरुत्व बल और प्लवनशीलता का बल। और जो पश्चिम का जो भाग बना उसको बनने में सूर्य तथा चंद्रमा का जो ज्वारीय बल था वो लगा था। परिणाम स्वरूप महासागर तथा महाद्वीपों का वर्तमान स्वरूप प्रकट हुआ। ये हो गया हम लोग सिद्धांतों के बारे में मैं यहाँ बताया। अब देखिए, अब थोड़ा सा हम लोग डायग्राम के माध्यम से भी जाने। मैंने बहुत ही आसान डायग्राम यहाँ लिया है, समझने में आसानी होगी। देखिए, ये हो गया पेंजिया का भाग, ठीक है ना। और पेंजिया जो था ये स्थल खंड था और ये जो अभी के जो इस तरीके के जो स्थल खंड है जो अलग अलग क्षेत्रों में बटे हुए हैं, अलग अलग भागों में, तो ये पहले इस तरीके से था पेंजिया के रूप में। और जो कार्बोनिफेरस का युग था ये, और जो भाग जो जलमग्न थे या जल भाग जो था उसको पैंथालासा का नाम दिया गया। लेकिन कालांतर में आने वाले बहुत कई वर्षों के बाद क्या हुआ कि ये अलग अलग भागों में बटा। एक भाग बना लॉरेशिया और दूसरा भाग बना गोंडवाना। लॉरेशिया को अंगारा लैंड के नाम से भी जाना जाता है, गोंडवाना लैंड। और इसके बीच में टेथिस सागर का निर्माण हुआ। फिर ये जो पेंजिया था दो भाग में बटा, जैसे मैंने बताया। एक तो है लॉरेशिया का जो अंगारा लैंड भी है और दूसरा है गोंडवाना का। अंगारा लैंड में भी विखंडन हुआ। अब ये क्या कौन कौन सा बना? ये तो उत्तरी अमेरिका बना, ग्रीनलैंड बना, यूरोप तथा एशिया यानी कि यूरेशिया बना। और गोंडवाना लैंड जब बटा तो इसमें दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर और प्राद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका का ये भाग बना। वही चीज़ मैंने यहाँ दिखाया है। देखिए, उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड, यूरेशिया, अफ्रीका, प्राद्वीपीय भारत है ये, और ऑस्ट्रेलिया और ये अंटार्कटिका, यहाँ अंटार्कटिका होगा, और दक्षिण अमेरिका। तो ये सभी भाग बने थे, ठीक है ना। तो ये हो गया सिद्धांत के बारे में। बहुत शॉर्ट में मैंने बताया, पूरा सिद्धांत वर्णन करना नहीं था। अब हम लोग जानेंगे थोड़ा सा इस सिद्धांत के पक्ष में क्या बातें हैं उसके बारे में, क्योंकि समीक्षा करनी है हम लोगों को, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, भूगर्भिक बनावट, जलवायु तथा वनस्पतियों के वितरण के आधार पर वेगनर ने यह प्रमाणित करने का प्रयास किया है कि प्रारंभ में सभी स्थल भाग पेंजिया के रूप में थे। तो जो वेगनर थे उन्होंने भूगर्भिक बनावट, जलवायु, वनस्पतियों का जो वितरण था उसके आधार पर ये प्रमाणित करने का प्रयास किया है कि प्रारंभ में सभी स्थल जो था वो एक पेंजिया के रूप में था, जैसे कि यहाँ बताया गया है। कार्बोनिफेरस युग था ये पेंजिया का समय में। वेगनर का कहना है कि वर्तमान महाद्वीप को छोड़ करके पेंजिया का रूप दिया जा जोड़ करके पेंजिया का रूप दिया जा सकता है।
वैगनर का ये मानना है कि जो जितने भी वर्तमान महाद्वीप हैं वर्तमान में, उन सभी को अगर जोड़ दिया जाए तो ये फिर से पेंजिया का रूप जो है वो ले लेगा। इनका ऐसा मानना है इनके सिद्धांतों में। वैगनर के अनुसार जो आंध्र महासागर है, या इसको अंध महासागर भी कहीं कहीं लिखा रहता है, तो वैगनर के अनुसार अंध महासागर के दोनों तटों पर भौगोलिक एकरूपता पाई जाती है। जो अंध महासागर है उसका जो दोनों तट है उसमें काफ़ी भौगोलिक समानता पाई जाती है। दोनों तटों को एक दूसरे से मिलाए जा सकते हैं। उत्तरी अमेरिका का जो पूर्वी तट को और दक्षिणी अफ्रीका के गिनी खाड़ी तट को मिलाया जा सकता है। यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है कि जो उत्तरी अमेरिका का जो पूर्वी तट है उसको और दक्षिणी अफ्रीका का गिनी खाड़ी तट को मिलाया जा सकता है। वैगनर ने इस सिद्धांत को साम्य की स्थापना का नाम दिया है। वैगनर ने इसे साम्य की स्थापना का नाम दिया है। भौगोलिक प्रमाणों के आधार पे अंध महासागर का जो दोनों तट हैं, दोनों तटों के कैलिडोनियल तथा हर्सिनियन पर्वत क्रमों में समानता पाई जाती है। इन दोनों तटों पर जो पर्वत हैं कौन कौन से, तो ये है कैलिडोनियल और हर्सिनियर, अलग अलग पर्वत हैं। इन दोनों पर्वतों में भी काफ़ी समानता देखी गई है। अंध महासागर के दोनों तटों पर चट्टानों में पाए जाने वाले जो जीव अवशेष हैं और वनस्पतियों के जो अवशेष हैं उनमें भी पर्याप्त समानता पाई गई है। तो इन समानता के आधार पर उन्होंने इस सिद्धांत को दिया है कि प्रारंभ में जितने भी स्थल खंड हैं, जितने भी महाद्वीप हैं, सभी आपस में ये जुड़े हुए थे और कालांतर में विभिन्न प्रकार के बलों के द्वारा, बलों के लगने पे इनमें खिंचाव हुआ और उसके बाद से इस तरीके का जो स्थल खंड या महाद्वीप है इसका निर्माण हुआ। अब अगला जो इनका तर्क है वो है, देखिए, स्कैंडिनेविया के उत्तरी भाग में जो पाए जाने वाले लेमिंग नामक छोटे छोटे जंतु जो हैं वो अधिक संख्या हो जाने पर पश्चिम की ओर भागते हैं। एक जगह है स्कैंडिनेविया, उसका जो उत्तरी भाग में एक लेमिंग नामक छोटे छोटे जंतु पाए जाते हैं। जब वो अधिक संख्या में हो जाते हैं तो वो पश्चिम की ओर भागते हैं। वो उनका दिशा जो होता है वो पश्चिम की ओर होता है, वो भागते हैं, परंतु आगे स्थल न मिलने के कारण वो क्या होते हैं, सागर में जलमग्न हो जाते हैं। तो इससे ये पता चलता है, ये प्रमाणित होता है कि अतीत में प्राचीन काल में, अतीत काल में जब स्थल भाग एक में मिले हुए थे तो ये जंतु पश्चिम की ओर जाया करते थे। चूंकि इनकी प्रवृत्ति थी पश्चिम की ओर भागने की, तो ये पश्चिम की ओर भागते थे। लेकिन बाद में तो महाद्वीपों में विखंडन हो गया था, लेकिन इनकी प्रवृत्ति सेम ही थी। जब ये पश्चिम की ओर भागते थे तो बीच में समुद्र आ जाता था, तो ये समुद्र में ही जलमग्न हो जाते थे। लेकिन जो इनकी प्रवृत्ति थी उसको देखते हुए ये कहा है वैगनर महोदय ने कि प्रारंभ में स्थल भाग जो थे वो एक में मिले हुए थे। तो ये इनका अगला तर्क हुआ। अब है ग्लोसोप्टेरिन्स वनस्पति का भारत, माफ कीजिएगा, ये रीस है, ठीक है ना, रीस वनस्पति का भारत, दक्षिण अफ्रीका, फॉकलैंड, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका में पाया जाना यह प्रमाणित करता है कि कभी ये स्थल भाग एक में मिले हुए थे। ये वनस्पति जो है ग्लोसोप्टेरिस, ये वनस्पति जो है ये भारत, दक्षिण अफ्रीका, फॉकलैंड, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, इन सभी जगहों में ये पाया जाता है। तो ये प्रमाणित करता है कि कभी भूतकाल में कभी ये स्थल जो थे वो एक में मिले हुए थे। कार्बोनिफेरस युग में हिमानीकरण के प्रभाव का ब्राज़ील, फॉकलैंड, दक्षिण अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाना, कार्बोनिफेरस युग में हिमानीकरण का भी प्रभाव पड़ा था और इस प्रभाव के कारण इन जगहों पर इन जगहों पर भी हिमानीकरण था। तो एक समानता थी इन सभी जगहों पे। कौन कौन सा जगह था ये? ब्राज़ील, फॉकलैंड, दक्षिण अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाना तभी संभव हो सकता है जबकि सभी स्थल भाग कभी एक रहे हों तथा दक्षिणी ध्रुव डरबन के पास रहा हो। ये तभी संभव है। ये हिमानीकरण का जो प्रभाव था इन सभी क्षेत्रों में एक समान था। तो ये इनका कहना था कि ये तभी संभव है जब सभी स्थल जब एक पास हों। अब अगला जो इनका तर्क है वो है, देखिए, वैगनर का प्रारंभिक उद्देश्य, माफ़ कीजिएगा, अब ये जो तर्क है ये इनके विपक्ष में जाता है, मतलब इनका जो सिद्धांत है उसके विपक्ष में।
तो वैगनर का प्रारंभिक उद्देश्य था अतीत काल में हुए जलवायु संबंधित परिवर्तन का समाधान करना। चूँकि वो तो जलवायु का जो परिवर्तन हो रहा था उसका समाधान करने निकले थे, और इस समाधान के लिए वो महाद्वीपों पे रिसर्च कर रहे थे काफ़ी, और उसमें इनको ये सिद्धांत मिला, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। तब इनको लगा कि नहीं, ऐसा लगता है देखने से कि पहले जो जितने भी स्थल थे सभी एक थे। तो इसके लिए इन्होंने काफ़ी तर्क दिए हैं जो अभी आपने पढ़ा। अब जो ये तर्क है, अब वो देखिए समाधान का मतलब देखिए, वैगनर का प्रारंभिक उद्देश्य अतीत काल में हुए जलवायु संबंधित परिवर्तन का समाधान करना ही था, परंतु समस्याएं आगे आती गईं और सिद्धांत जो था वो काफ़ी बढ़ता गया। वैगनर महोदय ने इसमें कई गलतियां भी कर दी। इस सिद्धांत में, उनके सिद्धांत में कुछ दोष भी पाए जाते हैं, जैसे कि वैगनर के द्वारा प्रयुक्त बल महाद्वीपों के प्रवाह के लिए सर्वथा अनुपयुक्त हैं। जो महाद्वीपियों के प्रवाह के लिए जिस बल के बारे में इन्होंने बताया है, जैसे कि गुरुत्व बल या फिर जो ज्वारीय बल जो लगा था सूर्य और चंद्रमा के द्वारा, जैसे यहाँ इसका वर्णन किया गया है इस बल के बारे में। देखिए, उत्तर की ओर प्रवाह या भूमध्य रेखा की ओर प्रवाह गुरुत्व बल तथा प्लवनशीलता बल, जबकि पश्चिम की ओर जो इसका प्रवाह हुआ था सूर्य तथा चंद्रमा के ज्वारीय बल के कारण हुआ था। तो इस जो ज्वारीय बल है इसके बारे में यहाँ दिया हुआ है कि वैगनर महोदय ने कई गलतियाँ भी कर दी, उनके सिद्धांत में दोष भी हैं, जैसे कि वैगनर के द्वारा जो बल प्रयुक्त बल महाद्वीपों के प्रवाह के लिए जो किया गया है वो सर्वथा अनुपयुक्त है। चंद्रमा तथा सूर्य के ज्वारीय बल से महाद्वीपों में पश्चिम दिशा की ओर प्रवाह तभी हो सकता है जब वह वर्तमान ज्वारीय बल से, अभी जो ज्वारीय बल लगता है उस ज्वारीय बल से 90 अरब गुना अधिक हो। यदि इतना बल महाद्वीपों के प्रवाह के समय में रहा होता तो अगर मतलब जब महाद्वीपियों को जब प्रवाह हो रहा था उस समय में अगर इतना बल लगा होता तो इस प्रवाह के समय अगर लगा होता तो पृथ्वी का परिभ्रमण एक ही वर्ष में बंद हो गया होता। इसी तरह गुरुत्व बल के कारण महाद्वीपों में प्रवाह नहीं हो सकता है, बल्कि इसके प्रभाव से स्थल भाग आपस में मिल गए होते। गुरुत्व बल के प्रभाव से स्थल भाग जो हैं वो आपस में मिल गए होते। अगर मतलब इनके तर्क को यहाँ पर, उनके तर्क में यहाँ असहमति जताई जा रही है। अंध महासागर के दोनों तटों पर भी पूर्णतः नहीं मिलाया जा सकता है। जो अंध महासागर के तट को मिलाने की बात इन्होंने जो कही है तो उसमें भी पूर्णतः उसको नहीं मिलाया जा सकता है। दोनों तटों की भूगर्भिक बनावट हर जगह मेल नहीं खाती है। वैगनर ने महाद्वीपों के प्रवाह की दिशा तथा तिथि पर अच्छी तरह प्रकाश नहीं डाली है कि कार्बोनिफेरस युग से पहले पेंजिया किस बल के द्वारा स्थिर रहा। तो कार्बोनिफेरस युग के पहले ये जो पेंजिया था वो किस बल के द्वारा वो उस जगह पे स्थिर था, इसके बारे में इन्होंने बहुत सारा कुछ नहीं बताया है। तो ये तो उनके तर्क में विपक्ष में हो गया, चूँकि समीक्षा करना था तो दोनों का वर्णन था। अब निष्कर्ष के बारे में जानेंगे। अतः कहा जा सकता है कि उपर्युक्त विपक्षी परिणामों के होते हुए भी, ये जो विपक्षी परिणाम है इसके होते हुए भी वैगनर का जो सिद्धांत है वो भौगोलिक शोध के क्षेत्र में अपना अलग अलग स्थान रखती है तथा आगे आने वाले शोधों को ये दिशा निर्देश भी प्रदान करता है। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। यही कारण है ये आपके प्रतियोगिता परीक्षा में भी, इस सिलेबस में भी दिया हुआ, आपको पढ़ना भी है। और मैंने यहाँ प्रयास किया है आंसर राइट करने का, स्रोत भी मैंने बता दिया आपको। और एक बात और मैं आपको बता दूं, आप कलर पेंसिल के बारे में आप पूछ रहे थे। जैसे मैंने आपको बताया कि इन सभी जगहों पे इस तरीके के पेंसिल का आप यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो ब्लैक और ब्लू बॉल पेन जो है उसका यूज़ करना है। और इन सभी को लिखने में ये जो मैंने अंडरलाइन किया है ये सिर्फ वीडियो बनाने के लिए अंडरलाइन किया है, इस तरीके के आपको नहीं करने हैं। इसके लिए अगर अंडरलाइन भी करना है तो आप ब्लैक और ब्लू बॉल पेन का ही यूज़ करेंगे। तो और लाइन जो कॉपी मिलेगा वो लाइंस वाली मिलेगी, ऐसा सादा पेज नहीं मिलेगा। ये हम अपनी सुविधा के लिए हम ऐसा यूज़ करते हैं क्योंकि इसका हमको स्क्रीनशॉट भी लेना होता है। माफ़ कीजिएगा, इसका मुझे पिक भी लेना होता है कैमरा स्कैनर से, तो मुझे ये सुविधाजनक लगता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में कुछ और ये इतिहास विषय से ही अगला प्रश्न जो होगा मुख्य परीक्षा के लिए वो मैं लूँगी। और वो जो प्रश्न होगा इतिहास विषय से वो मैंने लिया है आर्य की उत्पत्ति से, आर्यों की उत्पत्ति किस तरीके से हुई, इस पे मैंने एक प्रश्न बनाया है। और अगर आप इस प्रश्न के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम के जो पब्लिक चैट वाला जो ग्रुप है आप उसमें ऐड हो जाइए और आप अपना भी आंसर राइट करके वहाँ पर आप सबमिट कीजिए।
और इससे लिखने का भी हैबिट बनेगा। और वहाँ कई सारे मेरे ऐसे मित्र हैं जो कॉपी देखते हैं और मैं भी देखती रहती हूँ, और वहाँ पर आपको वीडियो भी मिल जाएंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लेते हैं आपसे विदा, धन्यवाद।